बच्चों नमस्कार। हमारा आज का विषय विशेषण है, लेकिन विशेषण पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विशेषण पढ़ने के लिए इसको जानना जरूरी है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों को प्रयोग करते समय जब हम उनका लिंग बदलें या वचन बदलें या कारक बदलें तो उनका रूप भी बदल जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। चींटी। चींटी का यदि हम लिंग परिवर्तन करें तो वह चींटा हो जाता है। चींटी का अगर वचन परिवर्तन करें तो चींटियां लिखते हैं। और चींटी शब्द पर अगर कारक का प्रयोग किया जाए तो हम लिखते हैं चींटियों के लिए, चींटियों से, चींटियों में, चींटियों का, चींटियों ने आदि। विकारी शब्द बच्चों 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग करने पर उनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात ये विकारी शब्दों से बिल्कुल उलट होते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन आ जाता है लिंग, वचन, कारक के साथ, लेकिन अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, सदैव एक से ही रहते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं। हम लेते हैं शब्द धीरे धीरे। धीरे धीरे पर यदि हम लिंग परिवर्तन करें, जैसे मोहन धीरे धीरे बोलता है, रीता धीरे धीरे बोलती है। लिंग परिवर्तन किया लेकिन धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद अब हम वचन परिवर्तन करके देखते हैं। लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, लड़का धीरे धीरे बोलता है। इसमें हमने वचन परिवर्तन किया लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद हम कारक चिन्ह परिवर्तन करते हैं। लड़कों ने धीरे धीरे बोला, लड़कों को धीरे धीरे बोलने दो। अभी देखिए कारक चिन्ह का परिवर्तन हुआ, फिर भी धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये सब भेद हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा आज का विषय है विशेषण। चलिए विशेषण पढ़ते हैं। बच्चों विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, विशेषण शब्द भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी उसके बारे में कुछ विशेष बात, कुछ गुण, दोष आदि बताते हैं। इन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे काला डिब्बा, मैला कपड़ा, तीसरा घर, 1 किलो चावल। यहाँ पर लाल रंग के अक्षर या शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। जैसे काला डिब्बा की विशेषता है, मैला कपड़े की विशेषता है, तीसरा घर की विशेषता एवं 1 किलो चावल की विशेषता है। आइए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। छोटे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं, उसे कच्चे आम पसंद हैं। पिताजी ने सफेद कमीज पहनी है। कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। आज 3 अध्यापक अनुपस्थित थे। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए और खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। इन वाक्यों में छोटे, कच्चे, सफेद ये शब्द अपनी संज्ञाओं के गुण या दोष प्रकट कर रहे हैं। कुछ और 3 ये शब्द अपनी संज्ञाओं की संख्या बता रहे हैं, और थोड़ी और 4 लीटर शब्द अपनी संज्ञाओं की मात्रा यानी कितना है वो, उसका माप तोल बता रहे हैं।
बच्चों, लाल रंग के जो शब्द हैं वे विशेषण हैं यहाँ पर, और हरे रंग में लिखे गए शब्द जिनकी की विशेषता लाल रंग वाले शब्द बता रहे हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात छोटे शब्द विशेषण है, ये बच्चे शब्द की विशेषता बता रहा है, तो बच्चे शब्द यहाँ पे विशेष्य है। कच्चे विशेषण, आम विशेष्य, सफेद विशेषण, कमीज विशेष्य, कुछ विशेषण, लोग विशेष्य, तीन शब्द विशेषण है, अध्यापक विशेष्य है, थोड़ी विशेषण, चीनी विशेष्य, 4 लीटर विशेषण और दूध विशेष्य है। तो बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार प्रकार, गंध, काल, स्थान, रूप, स्वाद, स्थिति, दशा, मात्रा आदि का वर्णन करें उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं या वे विशेष्य कहलाते हैं। आइए अब विशेषण के भेद जान लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण व संकेतवाचक विशेषण। पहले हम गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आलोक एक योग्य छात्र है। मिहिका बहुत आलसी है। सुशील शिष्ट बालक है। आम बहुत मीठा है। कोल्हापुरी चप्पलें मजबूत होती हैं। इस घर का ऊपरी हिस्सा हवादार है। उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन पद संज्ञा के गुण, दोष, स्वाद, स्थान आदि का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए। मोहन परिश्रमी बालक है। परिश्रमी शब्द मोहन का गुण है। इसके अलावा और भी गुण हो सकते हैं: ईमानदार, बुद्धिमान, उचित, उदार, योग्य, पवित्र आदि। दूसरा वाक्य, श्याम आलसी है। आलसी शब्द उसका दोष है। दूसरे दोष हो सकते हैं बेईमान, दुष्ट, आलसी आदि। तीसरा वाक्य, मेरी बहन की नाक चपटी है। चपटी आकार बताया जा रहा है, जैसे छोटा, लंबा, चौरस आदि। चौथा वाक्य है, धरती गोल है। गोल फिर से प्रकार बताया जा रहा है, जैसे चौड़ा, पतला आदि। पांचवा वाक्य, खरबूजा मीठा है। मीठा स्वाद बता रहा है। दूसरे और स्वाद हो सकते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। सुगंधित पवन बह रही है। सुगंधित गंध के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा गंधहीन आदि शब्द हो सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, बनारसी साड़ियां अत्यंत सुंदर होती हैं। बनारसी शब्द देश, काल एवं स्थान के बारे में हमें बता रहा है। इसके अलावा शब्द हो सकते हैं कोल्हापुरी, कानपुरी, कलकत्तिया आदि। अगला वाक्य देखिए, यह महल बहुत पुराना है। पुराना शब्द काल के बारे में बता रहा है, और शब्द हो सकते हैं नया, बहुत पुराना आदि। अगला वाक्य है, घर का निचला हिस्सा ठंडा है। निचला यानी स्थिति बता रहा है। इसके अलावा ऊपरी, बाहरी, भीतरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि हो सकते हैं। भारत की दक्षिणी दिशा में कन्याकुमारी है। दक्षिणी दिशा है, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि दिशाएं हो सकती हैं। अंतिम वाक्य है, यह कपड़ा बहुत मुलायम है। मुलायम स्पर्श के बारे में बता रहा है। गर्म, ठंडा, कोमल, खुरदरा आदि दूसरे स्पर्श हो सकते हैं।
अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं विशेषण का, जो कि है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी नंबर, उसके बारे में गिनती बताना। तो देखिए ये वाक्य, छत पर 2 बंदर हैं। पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। बगीचे में कुछ गुलाब खिले हैं। वह मुझसे दुगना बड़ा है। सचिन ने छक्का मारा। उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन अक्षरों में छपे पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और उदाहरण देखिए, मेरे घर में 4 सदस्य हैं। 4 गिनती बता रहा है, जैसे 40, 50, 100, 6 आदि। दूसरा, मैंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम ये क्रम का सूचक है, जैसे छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, तृतीय आदि। तीसरा वाक्य, वह मुझसे दुगना लंबा है। दुगना आवृत्ति बता रहा है, जैसे इकहरा, दुगना, तिगुना, चौगुना आदि। कपिल ने चौका मारा। ये चौका भी नंबर है, गिनती बता रहा है, जैसे चौका, छक्का, दर्जन, बत्तीसी, कुछ आदि। मैं हर वर्ष गर्मियों में नैनीताल जाता हूँ। हर वर्ष यानी प्रत्येक का सूचक है, हर साल, हर एक, प्रतिदिन आदि। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो या संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 सेब, दर्जन भर केले, प्रथम श्रेणी आदि। तो उसी प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सेब, पता नहीं कितने, कुछ सेब। सभी बालक, थोड़े बर्तन, बहुत लोग। इन सभी में संख्या के बारे में कोई भी निश्चितता नहीं है। पता नहीं कि कितनी संख्या में लोग हैं, कितने संख्या में बालक हैं या कितनी संख्या में बर्तन हैं। तो इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। वह कम बोलता है। राम ज्यादा खाता है। मोहन 2 लीटर दूध लाया। महिमा ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल, परिमाण का बोध करवाते हैं। मापतोल यानी उन्हें मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो परिभाषा हुई, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल यानी मात्रा, क्वांटिटी का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन परिमाणवाचक विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1.25 सेर गेहूं, 10 किलोग्राम चावल, 1 टन गेहूं आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, तोल का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लोटा भर दूध, ज्यादा भोजन, कम फल, थोड़ा नमकीन, पर्याप्त स्थान आदि।
यहाँ पर स्मरणीय बात यानी याद रखने योग्य बात यह है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम को हम गिन सकते हैं उनकी संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं तथा जिन्हें हम गिन नहीं सकते बल्कि केवल उनकी मापतोल कर सकते हैं उनके आगे लगने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कुछ फलों को हम गिन सकते हैं, ये गणनीय है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ मिठाई को हम गिन नहीं सकते, उसे तोला जाता है, तो ये अगणनीय है, तो ये परिमाणवाचक हुआ। इसी प्रकार सब बच्चे दौड़े, बच्चे उन्हें हम गिन सकते हैं, गणनीय है, तो ये संख्यावाचक हुआ। और थोड़ा दूध लाओ, दूध को गिना नहीं जा सकता, ये अगणनीय है, तो ये परिमाणवाचक हुआ। अब चौथा और अंतिम भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। दो नाम है इसके। सार्वनामिक विशेषण इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये सभी विशेषण शब्द असल में सर्वनाम होते हैं, लेकिन प्रयोग इन्हें इस प्रकार किया जाता है कि ये विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शब्द वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन विद्यालय शब्द संज्ञा के साथ इसे प्रयोग कर लिया, हमारा विद्यालय लिखा, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। हमारा विद्यालय करोल बाग में है, वह किताब मोहन की है, कोई आए हैं, मुझे कुछ फल चाहिए। पूर्व लिखित उदाहरणों में रंगीन अक्षरों में छपे पद संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये सांकेतिक विशेषण हैं। सभी रंगीन पद सर्वनाम हैं तथा संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण बच्चों और सर्वनाम में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा कि सर्वनाम शब्द ही जब संज्ञा शब्दों के पहले लग जाते हैं और विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कोई शब्द सर्वनाम है या संकेतवाचक विशेषण है? उसके लिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। वह लड़का दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर वह सर्वनाम तो है, लेकिन लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये सांकेतिक विशेषण हो गया। अगला वाक्य देखिए, वह दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर वह किसी व्यक्ति के नाम की जगह आया है, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, तो ये सर्वनाम है। अगला देखिए, यह नहीं वह दो। यहाँ पर यह और वह सर्वनाम है क्योंकि ये किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अगला वाक्य देखिए, यह कमीज नहीं वह फ्रॉक दो। यहाँ पर यह कमीज की विशेषता बता रहा है और वह फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, उनके बारे में संकेत कर रहा है, तो ये सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण हुआ। अगला वाक्य देखिए, कोई बुला रहा है। यहाँ पे कोई शब्द सर्वनाम है। अगर हम कहें कोई लड़का बुला रहा है तो कोई शब्द लड़का की विशेषता बता रहा है, तो वह सांकेतिक विशेषण हो गया। अगला शब्द देखिए, अगला वाक्य देखिए, वे जा रहे हैं। वे किसी व्यक्ति की जगह प्रयोग हो रहा है, तो ये सर्वनाम है। वे छात्र जा रहे हैं। यहाँ पर वे शब्द छात्र की विशेषता बता रहा है, तो ये सांकेतिक विशेषण हुआ। उपर्युक्त उदाहरणों में ये स्पष्ट होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वे सर्वनाम हैं और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण हैं। हमने पाठ पढ़ लिया बच्चों। अब आपके लिए ये दो अभ्यास हैं जिन्हें आप अपनी
ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा दिए गए स्थानों में उनके भेद लिखिए। तो आपने इन वाक्यों में देखना है, ढूंढना है विशेषण कौन सा है, उसे रेखांकित करना है और यहाँ सामने उसका भेद भी बताना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पहले वाक्य की तरह अन्य वाक्यों में सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण को रेखांकित करके दिए गए स्थान में लिखिए। आशा है आपको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो उसी के लिए अभ्यास है। जैसे पहला वाक्य बताया गया है, बाहर कोई सज्जन आए हैं। यहाँ पे ये सज्जन की विशेषता बता रहा है कोई शब्द, तो ये विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। बाकी वाक्यों में भी आपने इसी प्रकार ढूंढना है कि सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।